Hello and good evening, friends. How are you? I hope all of you are doing great and having a great day. हम फिर से एक नया फिलोसोफर लेके आए हैं हमारी इस कड़ी पे। और जो हमारे आज के फिलोसोफर हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमैनुअल कांट। हमारे सिलेबस में कांट करके सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है, क्रिटिसिज्म। और हिंदी में है ये समीक्षावाद। और ये क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, लेकिन आजकल थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे इस साल का क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स का इस वर्ष का फिलोसॉफी का सबसे चर्चित क्वेश्चन है। इस सिंथेटिक अप्रायरी जजमेंट पॉसिबल, डिस्कस। संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय संभव है, समझाइए। तो ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि सिलेबस के बाहर का है, लेकिन आज हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहले हम कांट का बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे और आंसर्स भी देखेंगे। तो बने रहिए अंत तक, हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आप थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। तो जो ये हम इमैनुअल कांट थे, ये जर्मन फिलोसोफर थे और इनका जो समय काल था 1724 से 1804। तो ये थोड़े आधुनिक समय के ही इनको माना जा सकता है। चलिए देखते हैं इनका समीक्षावाद क्या है। तो इनका जो समीक्षावाद है उसमें उन्होंने क्या किया है, ही क्रिटिसाइज्ड एम्पिरिज्म एंड रैशनलिज्म। सो उन्होंने जो ये रैशनलिज्म मतलब होता है बुद्धिवाद, और एम्पिरिज्म मतलब होता है अनुभववाद, इन्होंने दोनों का समीक्षा किया है, दोनों को क्रिटिसाइज किया है। और इन्होंने दोनों को इंडिविजुअली समीक्षा की है, दोनों की मतलब दोनों को अलग अलग सेपरेट। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों को एक साथ इन्होंने बाद में समन्वय कर दिया है, लेकिन बोला है कि अलग अलग तुम लोग बेकार हो, एक साथ अगर आ जाओगे तो ठीक है। ठीक है, तो पहले हम एम्पिरिज्म और रैशनलिज्म को समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इन्होंने क्या समीक्षा की है, और समीक्षा करके इन्होंने अपना जो दर्शन इन्होंने फिलोसॉफी दी है उसको भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं हम अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो अनुभववादी फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, उनका ये मानना था कि जो संसार में जितने भी ज्ञान हैं, उन ज्ञान का जो स्रोत है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो क्या है, अनुभव है। ठीक है, तो हम जो अपने इंद्रियों से अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस इज द ओनली सोर्स। जो हम सेंसेस से जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वही हमारे नॉलेज का सोर्स है। ठीक है, और इनका मानना था कि जन्म के समय जो माइंड है, बुद्धि कोरे कागज के समान होती है। जैसे जैसे हम उसमें एक्सपीरियंस करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं और अपनी त्वचा से अनुभव करते हैं चीज़ों को, उससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। तो उन्होंने जो माइंड और इंटेलेक्ट को इग्नोर किया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अनुभव को बोला है कि हमारी बुद्धि का, हमारे ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, इस पर कांट का क्या कहना है? कांट का ये कहना है कि अनुभव अकेला काफ़ी नहीं है, सिर्फ अनुभव के सहारे आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बोलना है उनका उनका ये भी मानना है कि बुद्धि की पूर्ण अपेक्षा अगर हम करेंगे तो ये संदेह को जन्म देगा। क्योंकि जो अनुभव होता है, अनुभव सभी को अलग अलग होता है। कोई कम सुनता है, किसी की दृष्टि कमज़ोर होती है, तो मान के चलो कोई रस्सी है तो कोई सांप की तरह देख ले रहा है। ठीक है, तो हमें संदेह उत्पन्न होता है। तो इनका मानना है अनुभव अकेला काफ़ी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम बुद्धिवाद का थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बुद्धिवाद में, जिसे हम इंग्लिश में रैशनलिज्म बोलते हैं, जो बुद्धिवादी फिलोसोफर हैं उनका ये मानना होता है कि जो हमारे संसार में जितनी भी ज्ञान है, ज्ञान का सोर्स क्या है, बुद्धि हमारी, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्ट। तो हम अपने इंटेलेक्चुअल पावर का इस्तेमाल करके हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब इसका इन द सेंस कि एक जो किसी फिलोसोफर ने जो चीज़ें बता दी है कि ईश्वर ऐसा होता है, तो उसको आप वैसा ही मानोगे, आप अपने अनुभव का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है, तो इन्होंने इसके फायदे बताए हैं, जिससे हमें जो प्राप्त ज्ञान होता है वो यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है। कैसे? क्योंकि जो चीज़ें हम इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके किसी साइंटिस्ट ने या कुछ ने बताया है, वो एक यूनिवर्सल थ्योरम है। ठीक है, अब जो हमारा जो अनुभव था, अनुभव किसी को अलग हो रहा है, किसी को अलग हो रहा है, किसी को कोई चीज़ें ज़्यादा गर्म लग रही है, किसी को कम गर्म लग रही हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्सलैलिटी नहीं है, बट यहाँ पे ज्ञान जो रहेगा यूनिवर्सल रहेगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल ज्ञान का इस्तेमाल किया गया है, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। इस पर कांट का ये मानना है कि इंटेलेक्ट अकेला काफ़ी नहीं है। ठीक है, बुद्धि अकेला काफ़ी नहीं है, अनुभव की अगर हम अपेक्षा नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे तो अंधविश्वास को जन्म देगा। अंधविश्वास कैसे? जो लोग पहले बोल के चले गए हैं हमको वही मानना है, अपने अनुभव का इस्तेमाल नहीं करना है, तो अंधविश्वास को जन्म दे देगा वो। ठीक है, तो इनका कांट का ये कहना है कि बुद्धि भी अकेली काफ़ी नहीं है। आगे चलते हैं, तो इन्होंने क्या किया,
इन्होंने अपने समीक्षावाद में, कांट के जो समीक्षावाद है उसमें इन्होंने क्या किया, दोनों का समन्वय कर दिया, बुद्धि और अनुभव का, इंटेलेक्ट और एक्सपीरियंस दोनों को बोला मिला दिया। अगर तुम लोग अकेले अकेले बेकार हो, अगर तुम लोग साथ में आ जाते हो, एक काम करो, तुम लोग कोलेबोरेट कर लो, जैसे आजकल रील्स वगैरह में और यूट्यूबर्स लोग कोलेबोरेट करते हैं, वैसे इन्होंने बोला कि बुद्धिवादी अनुभववादी दोनों मिल जाओ, कोलेबोरेट कर लो। अगर आप दोनों कोलेबोरेट कर लोगे तो जो ज्ञान है, संसार में जितने सारे भी ज्ञान है, उसका आप लोग उसकी प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बुद्धि और अनुभव दोनों की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो ये काफ़ी लॉजिकल और रैशनल बिलीव है, ठीक है। इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है और अपने को एग्जाम में इसी एग्जाम्पल को लिखना है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अनुभव अंधी है और बुद्धि लंगड़ी। जो हमारा एक्सपीरियंस है, इट इज़ ब्लाइंड एंड आवर इंटेलेक्ट इज लेम, राइट। और अगर दोनों को मिलकर इस संसार रूपी जंगल को पार करना है तो उनको दोनों साथ में आना पड़ेगा। जिस प्रकार हमने अंधे और लंगड़े की कहानी सुनी थी बचपन में, उन्हीं का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अंधे और लंगड़े दो लोग होते हैं, दोनों को जंगल पार करना होता है, लेकिन जंगल में रास्ता बहुत इधर उधर का रहता है और जो लंगड़ा है वो चल नहीं सकता है और अंधा है देख नहीं सकता है। तो लंगड़ा क्या करता है, अंधे के कंधे में बैठ जाता है और कंधे में बैठ के अंधे को रास्ता दिखाता है, और जो अंधा होता है उसका पैर ठीक है तो चलता है, दोनों मिलकर जंगल को पार कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलेंगे तो हम इस संसार रूपी जंगल को अपने ज्ञान से पार कर लेंगे, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है जो अनुभव है वो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। जो हम अनुभव अपने इंद्रियों का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं वो एक कच्चा माल है। उस कच्चे माल का बुद्धि के प्रभाव में आकर ज्ञान का निर्माण होता है। तो इनका जो सार है यही है, दोनों को इन्होंने समन्वित कर लिया है, कोलैबोरेट कर दिया है, मिला दिया है और कहा है कि अगर आप दोनों मिल जाओगे तो आप लोग की जो यथार्थता है, आप लोग की जो यूटिलिटी है वो बनी रहेगी, ठीक है। और दोनों के अलग अलग उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, दोनों की समीक्षा की है, दोनों अकेले काफ़ी नहीं हो। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो बहुत लोगों को ये लगा कि जो क्वेश्चन है वो सिलेबस के बाहर का है, और ऐसे मुझे भी जब मैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम पे बैठा था तो मुझे भी ऐसा लगा कि सिलेबस का बाहर का है। मैंने इसमें जो कुछ लिखा वो मुझे मुझे वहाँ पे जो समझ में आया वो मैंने लिखा, बट मैंने बाहर आके देखा तो ये कांट की फिलोसफी को फॉलो करता है, ठीक है। दिस इज़ बेस्ड ऑन कांट फिलोसफी। ये काफ़ी शायद यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस में आ चुका है एग्जाम, ठीक है। तो समझते हैं इसमें क्या बोला है। क्या संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय संभव है? सिंथेटिक ए प्रायरी जजमेंट इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो अपने यहाँ पे दो कीवर्ड है, सिंथेटिक, ए प्रायरी, तीन है एक्चुअली, और जजमेंट, ठीक है। तो अपने को इस पे बात करना है। तो हम जो अकॉर्डिंग टू कांट क्या कहते हैं, नॉलेज इज जजमेंटल। जो हमारा ज्ञान है वो निर्णय पर आधारित होता है, क्योंकि इंसान निर्णय लेता है और निर्णय के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो ज्ञान है वो प्रामाणिक ज्ञान है या नहीं, ठीक है। तो हमारे किसी भी नॉलेज को, ज्ञान को 3 कसौटी से गुजरना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कांट, ठीक है। ज्ञान जो है उसमें न्यूनेस होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, मतलब आप कोई भी ज्ञान दे रहे हो वो कुछ नया होना चाहिए। आप उसी चीज़ को दोबारा आप रिपीट नहीं कर सकते। वो ज्ञान दूसरा क्या होता है, यूनिवर्सल होना चाहिए, सार्वभौमिक। मतलब अगर 4 लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं तो चारों का आंसर अगर सेम है तो वो सार्वभौमिक है। अगर मैं एक को बोल रहा हूं तो वो हरा बोल रहा है, दूसरा पीला बोल रहा है, चौथा लाल बोल रहा है, तो वो सार्वभौमिक नहीं है, ठीक है। सबको हरा 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 बोलना है तो वो ज्ञान सार्वभौमिक होगा। नहीं से तीसरा है अपनी जो कसौटी, तीसरी कसौटी है वो अनिवार्यता है। मतलब जो आपका जो ज्ञान है वो अनिवार्य होना चाहिए, मतलब उसके कुछ यूज़ होना चाहिए और उसकी कोई नेसेसिटी होनी चाहिए, जैसे साइंटिफिक नॉलेज का कुछ यूज़ होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसी कसौटी के आधार पर हम जजमेंट को डिफाइन करते हैं। हम देखते हैं कि जो ज्ञान है वो इस कसौटी पर के आधार पर वो संभव है क्या नहीं, ठीक है। तो अब हमें सिंथेटिक और ए प्रायरी को देखना है, ठीक है, संश्लेषणात्मक और प्रागनुभाविक। तो चलते हैं आगे। तो जजमेंट जो होते हैं कांत के अनुसार वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला एनालिटिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं विश्लेषणात्मक, दूसरा सिंथेटिक, संश्लेषणात्मक। तो पहले क्या समझते हैं, सिंथेटिक को समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं हम एनालिटिकल को, विश्लेषणात्मक। तो इसका जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हम इसमें एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, मीनिंग ऑफ वर्ड बताते हैं। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। तो जो कांट ने एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, और एग्जाम में भी हम अगर ये एग्जाम्पल को लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है हमको ज़्यादा नंबर देगा, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल था, बैचलर्स आर मैरिड, सॉरी मैंने यहाँ पे मैरिड लिख दिया है, यहाँ पे अनमेरिड होगा।
बैचलर्स आर अनमैरिड, मतलब जो कुंवारे हैं उनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो कांत का ये कहना है कि भाई तुम ये जो चीज़ बोल रहे हो, जो कुंवारे हैं उनकी शादी नहीं हुई है, इसमें आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहे हो, इसमें कोई नवीनता नहीं है। कैसे? क्योंकि जो बैचलर का जो मतलब होता है, बैचलर जो शब्द का मीनिंग होता है कुंवारे, उस शब्द में ही निहित है अनमैरिड, मतलब उसका पर्यायवाची है अनमैरिड। बैचलर जो शब्द है उसका मीनिंग ही है, उसका अर्थ यही निकल रहा है कि जो इंसान जो बैचलर है वो अनमैरिड है, मतलब उसकी शादी नहीं हुई है। और आप क्या बोल रहे हो? बैचलर्स आर अनमैरिड। तो अब इसी चीज़ को आप रिपीट कर दे रहे हो यहाँ पे, आप कुछ नया नहीं बता रहे हो बैचलर के बारे में, तो इसमें नवीनता का भाव है। तो हमारा पहला क्या कसौटी था? नवीनता, ठीक है। तो नवीनता के आधार पर हमारा जो ये वाला है एनालिटिकल, इसको खारिज कर दिया कांट ने। अब आते हैं सिंथेटिक संश्लेषणात्मक पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो ज्ञान होता है, पहले क्या हम कर रहे थे? एनालिसिस कर रहे थे, मीनिंग ऑफ वर्ड ढूंढ रहे थे। ये जो ज्ञान होता है ये अनुभव के आधार पर होता है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है? बैचलर्स आर मेसी, मतलब जो बैचलर होते हैं वो लोग अस्त व्यस्त रहते हैं, वो अपने आसपास के माहौल को, अपने रूम को व्यवस्थित नहीं रखते हैं, झाड़ू पोछा करके नहीं रखते हैं, ठीक है, जैसे जो एस्पायरेंट लोग रहते हैं। तो बैचलर्स आर मेसी, तो इसका जो मतलब ये है अनुभव के आधार पर है। ये जो अस्त व्यस्त होने की क्रिया है, ये इस वर्ड बैचलर में निहित नहीं है। ये कुछ एक नया इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अनुभव के आधार पर। किसी और से पूछे तो वही बोल सकता है कि नहीं, कुछ बैचलर ऐसे भी हो सकते हैं जो लोग अच्छे से रहते हैं, झाड़ू लगाते होंगे, साफ सफाई करते होंगे, ठीक है। तो ये जो मेसी वाला एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो जो पहली कसौटी है ज्ञान की, नवीनता, वो संश्लेषणात्मक सिंथेटिक में पूरी हो रही है, तो इसको लेके चल रहे हैं कांत। अब इसको आगे और डील करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सार्वभौमिकता नहीं है। कैसे? क्योंकि मैं कुछ लोगों से पूछूंगा तो वो लोग बोलेंगे बैचलर्स आर मेसी, कुछ लोग बोलेंगे नहीं बैचलर्स आर टाइडी, मतलब वो लोग डिसिप्लिन रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो वो सार्वभौमिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, किसी का आंसर सही, किसी का आंसर अलग, किसी का आंसर अलग मिलेगा। तो पहले तो हमारी नवीनता पूरी हो गई, तो हमने यहाँ पे इसको नवीनता के आधार पर एनालिटिकल को हटाया, सिंथेटिक को लेके चल रहे हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं कि जो बाकी दो कसौटी हैं उसको ये कांत कैसे फुलफिल करते हैं। तो जो सिंथेटिक ज्ञान है, इनका आगे मानना है वो दो प्रकार के होते हैं, ए पोस्टेरारी और ए प्रायोरी, ठीक है। तो जो ए पोस्टेरारी है वो होता है अनुभव के आधार पर, ठीक है। अगेन जो सिंथेटिक एनालिटिक थे और ए पोस्टेरारी ए प्रायोरी दोनों सेम थिंग है, तो ऐसा मत बोलिएगा कि वही चीज़ को रिपीट क्यों कर रहे हैं। लेकिन कांत ने अपने दर्शन में लिखा है और हमें एग्जाम के लिए इसको पढ़ना है, तो इसलिए हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपका, ये काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी प्रमाणिक उत्तर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा क्वेश्चन, इसका उत्तर, ठीक है। तो जो आगे चलते हैं, सिंथेटिक है वो दो प्रकार का होता है, ए पोस्टेरारी और ए प्रायोरी। इसको मतलब को समझते हैं। तो जो ए पोस्टेरारी होता है इसको बोलते हैं अनुभव आधारित ज्ञान। इसको हम हिंदी में बोलेंगे अनुभव आधारित ज्ञान, मतलब यहाँ पे अनुभव के आधार पर हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो जो बर्फ को हमें ठंडा लग रहा है तो हमें अनुभव से लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों कसौटी पे एक आधार पर देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, न्यूनेस है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि किसी को ठंडा लग रहा है कुछ, कोई किसी को गर्म भी लग सकता है। नेसेसिटी हम कुछ कह नहीं सकते वो है या नहीं, क्योंकि ये साइंटिफिक ज्ञान नहीं है। अब किसी को ज़रूरत है बर्फ़ की, किसी को नहीं है, ये अलग बात है, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस करेंगे। आगे चलते हैं, ए प्रायरी, जो हमारे क्वेश्चन का वो था, डिमांड था, जिसने पूछा था सिंथेटिक ए प्रायरी, प्रागनुभविक। तो प्रागनुभविक का मतलब क्या होता है? प्रागनुभविक का मतलब होता है इंद्रिय अनुभव के निरपेक्ष, इंद्रिय अनुभव से परे होता है। प्रागनुभविक मतलब अनुभव से परे। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया गया है 3 + 2 = 5, तो ये आपके अनुभव से परे है, आप इसका अनुभव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको एक प्रागनुभविक मतलब अनुभव से परे चीज़ें मिलेंगी। आप किसी से पूछोगे तो आप 3 + 2 = 5 ही बोलेंगे। यहाँ पे न्यूनेस नहीं है, क्योंकि सब लोग इसका आंसर वही देंगे, ठीक है। और यूनिवर्सल ये है, ठीक है, यूनिवर्सल है और नेसेसरी। ये चूँकि ये साइंटिफिक ज्ञान है इसलिए ये यूनिवर्सल है और नेसेसरी, इसकी आवश्यकता है, ठीक है, मैथ्स की आवश्यकता है। तो इन्होंने क्या बोला, जो सिंथेटिक के दो प्रकार थे, ए पोस्टेरारी को उन्होंने क्रॉस किया, बोला इससे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारी ये यूनिवर्सल और नेसेसिटी, सार्वभौमिकता और अनिवार्यता को प्रमाणित नहीं कर रहा है। लेकिन जो हमारा ए प्रायरी है वो सार्वभौमिकता और नेसेसिटी को
प्रमाणित कर रहा है, ये नवीनता को प्रमाणित नहीं कर रहा है, लेकिन जो नवीनता है वो हमेशा ऑटोमेटिकली हमें सिंथेटिक से मिल चुका है, तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ इन दो की आवश्यकता थी जो कि हमें मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन दोनों को कांट ने मिला दिया। सिंथेटिक जो हमारा संश्लेषणात्मक था, ए प्रायरी प्राग्नुभविक, तो दोनों को मिला दिया। तो जो 3 कसौटी थी, पहले कसौटी इसको यहाँ न्यूनेस यहाँ से मिल गई नवीनता, और जो दूसरी थी यूनिवर्सल और नेसेसिटी, तीसरी नेसेसिटी, तो दोनों इसको ए प्रायरी से मिल गई और दोनों को मिला दिया इन्होंने। तो ज्ञान की जो तीनों कसौटी थी वो तीनों कसौटी पास हो गई। तो इन्होंने कहा कि अतः संश्लेषणात्मक प्राग्नुभविक निर्णय संभव है। तो हमको आंसर में क्या लिखना है, ये निर्णय जो है वो संभव है। अपना ये पूरा एक पेज में पूरा डीलिंग देके एक एग्जाम्पल लिखना है, 7 + 5 = 12। अब इसको कांत ने प्रूव कैसे किया है, इसमें न्यूनेस, यूनिवर्सल और नेसेसिटी कैसे उन्होंने प्रूव किया है। उन्होंने ये बताया है कि जब उत्तर आ रहा है मेरा 12, वो ना तो 7 में अकेले 7 में नहीं थे, ना तो अकेले 5 में। 7 और 5 को देख के मेरे को 12 का अनुभव नहीं हो पा रहा है, एहसास नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे एक न्यूनेस है, एक नया चीज़ है, ठीक है। ये 7 और 5 यहाँ पे प्रेडिकेट नहीं है, निहित नहीं है। दूसरा जो यूनिवर्सल है, क्योंकि सब लोग 7 + 5 = 12 ही कहेंगे। और तीसरा ये, क्योंकि ये साइंटिफिक ज्ञान है, गणितीय ज्ञान है, इसकी नेसेसिटी है, ठीक है। आपको यही एग्जाम्पल देना है क्योंकि ये एग्जाम्पल कांत ने दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा लोग इस पर आर्ग्यू करेंगे कि 7 + 5 तो सबको 12 मिलता है, तो उसमें न्यूनेस क्या है। मानता हूँ मैं आपका जो आर्गूमेंट है वो लॉजिकल है, क्योंकि 7 + 5 तो 12 होता ही है, सबको पता ही है, ठीक है। तो इसमें कोई न्यूनेस नहीं है। लेकिन जो आर्गूमेंट कांट ने दिया है दर्शन अपना प्रतिपादित करते समय, उसको हमको पढ़ना है और उसी को लिखना है। इसमें ज़्यादा दिमाग और ज्ञान और पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें उतना आप अगर एमए वगैरह कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि कांट ने कहा है कि 7 और 5 में 12 नहीं है, इसलिए नवीन है। बाकी सार्वभौमिक और अनिवार्यता में तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था वो ईजिली क्रॉस हो गया। और ये जो क्वेश्चन था मेरे हिसाब से ये सिलेबस के बाहर का नहीं था, क्योंकि जो कांत का हमने जो बेसिक पहले पढ़ा था, जो उन्होंने समन्वय स्थापित किया था एक अनुभव और बुद्धि में, तो वही चीज़ इन्होंने अनुभव और बुद्धि का समन्वय यहाँ पे स्थापित किया है। तो एक तरह से वो जो समीक्षावाद है उसी को हमको ये थोड़ा आगे लेके जाता है। इसके जो टर्म थे ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, ये शायद लैटिन या फ्रेंच या कुछ ऐसी अलग अलग टर्म है, ए प्रायरी, तो इसकी वजह से हमको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। चलिए अब देखते हैं कुछ आंसर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें लोगों ने एस्पायरेंट्स ने काफ़ी अच्छे आंसर लिखते हैं। पहले वाला आंसर देखते हैं। तो ये आंसर इसका क्रेडिट जाता है मेघा जी को। मेघा जी ने काफ़ी अच्छा उत्तर लिखा है। इसमें आप पढ़ सकते हैं इसको, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के और पॉज करके आराम से पढ़िएगा। इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया यहाँ पे अनुभविक एंड विश्लेषणात्मक। उन्होंने प्राग्नुभविक, यहाँ पे एक्चुअली प्राग्नुभविक होना चाहिए, प्राग्नुभविक सॉरी, इन्होंने पहले इसको वो किया है, रिफ्यूट किया है, ठीक है। और उसके बीच में इस पॉइंट को इन्होंने बताया है कि ये क्या है, संश्लेषणात्मक प्राग्नुभविक निर्णय है, ठीक है। और इन्होंने 7 + 5 = 12 वाला एग्जाम्पल भी दिया है, और इसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। और एक और आंसर इंग्लिश में देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड आंसर। द क्रेडिट गोज टू काजल अग्रवाल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फ्लो डायग्राम पे बहुत अच्छे समझाया है पूरा चीज़ को। आप इसको पॉज करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं। आई होप आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर आपको आंसर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करनी है तो उसका मैं लिंक आपको उस टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ठीक है, एंड शेयर विथ योर एस्पायरेंट फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। टारगेट करते हैं 50+ लाइक्स के, देखते हैं हो पाता है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शुभ रात्रि।